हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स मतलब भ्रांतियां अभी भी दुनिया में फैली हुई हैं। क्या आप भी इन हेल्थ मिथ पर विश्वास करते हैं? चलिए आज मैं डॉक्टर प्रियंका जोशी आपके सारे हेल्थ मिथ्स को दूर कर देती हूँ। सबसे पहला मिथ है कोल्ड ड्रिंक्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्या ये सच है? चलिए जानते हैं। कोल्ड ड्रिंक में लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली रहती है, इसलिए जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, जिससे बर्पिंग मतलब डकार आना कहते हैं। और जब हम खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो डकार आने के कारण हमें हल्कापन फील होता है और गलती से हम इसे डाइजेशन में इंप्रूवमेंट समझ लेते हैं। स्पाइसी या ऑयली फूड लेने के बाद में कोल्ड ड्रिंक का चिल टेम्परेचर हमें इंस्टेंट रिलीफ देता है और ये रिलीफ हमें इस तरह लगता है जैसे डाइजेशन इंप्रूव हो गया है। जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज होती हैं वो अपने एड में इस तरह से शो करती हैं कि जैसे फूड के बाद लेने वाला जो सबसे परफेक्ट ड्रिंक है वो कोल्ड ड्रिंक्स ही है। तो अभी तक तो हमने देखी मिथ की बात, लेकिन अगर हम सच्चाई देखें तो एक्चुअल में कोल्ड ड्रिंक्स डाइजेशन को स्लो करते हैं। इसके पीछे कई रीजंस होते हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले है स्टोमक को फूड डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है, जबकि कोल्ड ड्रिंक्स में बस शुगर, एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इनमें से किसी भी इंग्रेडिएंट का डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है। इसके बाद में नेक्स्ट रीजन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कुकिंग पॉट में कोई सब्जी उबल रही है, उसमें कोल्ड वाटर डालने से कुकिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। वैसे ही खाना खाने के बाद चिल्ड कोल्ड ड्रिंक लेने से डाइजेशन प्रोसेस भी स्लो हो जाती है, क्योंकि डाइजेशन के लिए जो बेस्ट टेम्परेचर है वो स्टमक का टेम्परेचर होता है और कोल्ड ड्रिंक लेने से वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक लेने से क्या होता है कि जो स्टमक में एसिड्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, इसलिए वो फूड डाइजेशन में जो रोल प्ले करते हैं वो भी उनका कम हो जाता है, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स में बबल्स होते हैं जो कि एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और उसके कारण डकार आने के कारण हमें गलतफहमी हो जाती है कि खाना पच रहा है। अगला हेल्थ मिथ है उंगलियां चटकाने से आर्थराइटिस मतलब जॉइंट पेन हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये मिथ क्यों पॉपुलर है। इस मिथ के पॉपुलर होने का कारण ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि उंगलियां चटकाने पर बोन्स आपस में घिस रही हैं और जॉइंट डैमेज हो रहे हैं, इस कारण से एक अलग टाइप का साउंड आता है। इसके अलावा पेरेंट्स और बड़े बूढ़े भी ये चेतावनी देते हैं कि उंगलियां मत चटकाओ, इसको एक बैड हैबिट के रूप में देखा जाता है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। उंगलियां चटकाने पर उंगलियां स्ट्रेच होती हैं, जिससे जॉइंट्स के बीच का स्पेस बड़ा हो जाता है, जिससे जॉइंट्स के बीच में जो फ्लूइड होता है उसमें से गैस बबल्स निकलने लगते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक बॉटल को खोलने पर गैस के बबल्स निकलते हैं। बस इसी कारण से एक स्पेशल टाइप का साउंड आता है। फाइनली ये कहा जा सकता है कि उंगलियां चटकाने से जो साउंड आता है वो एनोइंग मतलब इरिटेटिंग हो सकता है, लेकिन डेंजरस नहीं है। अगला हेल्थ मिथ है कि खाना छोड़ने से या बहुत कम डाइट लेने से वेट लॉस इजीली हो सकता है। इस मिथ के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला है खाना छोड़ने का मतलब है कैलोरी इंटेक या एनर्जी इंटेक कम होना, और वेट लॉस का मतलब है जितना कैलोरी हम रोजमर्रा की एक्टिविटीज जैसे चलना फिरना सांस लेना इन सभी चीजों में बर्न करते हैं या यूज करते हैं, उससे कम कैलोरी इंटेक करना। क्योंकि हम अपनी ज़रूरत से कम कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, इसलिए ज़रूरत पूरी करने के लिए क्या करेंगे, हमारी बॉडी में जो फैट डिपॉजिट है उसको बर्न करना शुरू करेंगे। और फैट बर्न होने से क्या होगा, हमारा जो वेट है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें लगेगा कि फूड स्किप करने से वेट कम हो रहा है, लेकिन ये जो इफेक्ट है वो टेम्पररी है, कुछ टाइम तक रहेगा। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि हम अगर फूड स्किप करते रहेंगे तो हमारा वेट दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके पीछे क्या रीज़न है ये आप आगे समझेंगे वीडियो में। इस बात को और भी अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और हम अपने पर्स में वो पैसा रखते हैं और ये सोच कर के कम पैसा रखेंगे तो कम खर्च होगा, हम कम पैसा रखते हैं। फिर क्या होगा, रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी और पैसा खर्च हो जाएगा। फिर हम ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपने बैंक से पैसा निकालेंगे और धीरे धीरे बैंक अकाउंट खाली होने लगेगा। ठीक वैसे ही जैसे फूड स्किपिंग के केस में हमारा जो डिपॉजिट फैट है वो कम होने लगा था। इस मिथ के पीछे दूसरा रीजन है सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस। सेलिब्रिटीज खासकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ज़्यादातर फूड स्किपिंग, कैलोरी कट ये सारी बातें करते हैं। वो क्विक रिजल्ट शो करते हैं बिफोर एंड आफ्टर फोटोज दिखाकर। मतलब वो ये शो करते हैं कि फूड स्किप करने से पहले वो बहुत मोटे थे और फूड स्किप करने के कारण एकदम से स्लिम हो गए हैं, और लोग उनकी कॉपी करके ये सोचते हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेलिब्रिटीज़ के पास पर्सनल ट्रेनर होते हैं जो उनको किस तरह से एक्सरसाइज करना है ये बताते हैं। पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो उनको ये बताते हैं कि फूड स्किप करने के बाद भी ऐसा क्या लेना है, ऐसे किस तरह के सप्लीमेंट लेना है जिससे कि उनका एनर्जी लेवल बना रहे। लेकिन कॉमन पीपल बस इतना याद रखते हैं कि फूड स्किप करना है, जिससे क्या होता है कि उन्हें वीकनेस आने लगती है, मसल लॉस होने लगता है
और लंबे टाइम तक दोबारा वेट गेन होना या पहले से भी ज़्यादा वेट गेन होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अब हमें देखना है कि फूड स्किप करने से वेट लॉस होता है, ये बात क्यों गलत है। जब हम फूड स्किप करने लगते हैं तो हमारी बॉडी समझ जाती है कि उसको कम एनर्जी मिल रही है, इसलिए सर्वाइव करने के लिए बॉडी एनर्जी सेविंग मोड में चली जाती है और लेस एक्टिव हो जाती है। मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाती है। जैसे एक फ़ोन बैटरी लो होने पर एनर्जी सेविंग मोड में चला जाता है, मतलब लंबे टाइम तक बैटरी चलती रहे, इसलिए उसमें अननेसेसरी फंक्शंस कम होने लगते हैं। बैकग्राउंड एप्लीकेशंस बंद हो जाते हैं, फ़ोन की लाइट डिम होने लगती है। एनर्जी सेविंग मोड में बॉडी कैलोरी बर्निंग रिड्यूस कर देती है, मसल्स को ब्रेक करके एनर्जी प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है, क्योंकि फूड के थ्रू एनर्जी नहीं मिल रही है और स्टोर्ड शुगर यूज़ करने के लिए भी खत्म हो चुकी होती है। मसल्स ब्रेक होने के बाद नंबर ऑफ मसल्स भी कम हो जाती हैं, इसलिए मसल्स के थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, मतलब मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से स्लो हो जाता है। तो धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है कि थोड़ा सा खाना भी फैट के रूप में डिपॉजिट होने लगता है और दोबारा वेट गेन होने लगता है। इस बात को समझने के लिए हम एक भट्टी का एग्जाम्पल देखते हैं। भट्टी मतलब फर्नेस। तो क्या होता है कि हम यहाँ पर बॉडी को भट्टी से कंपेयर करेंगे। भट्टी अगर तेज जल रही है, मतलब जैसे बॉडी में फास्ट मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसमें जितनी भी लकड़ियाँ होंगी वो जल्दी जल्दी जल जाएंगी। लेकिन अगर भट्टी धीरे धीरे जल रही है, मतलब जैसे बॉडी में स्लो मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, तो क्या होगा कि जो उसमें लकड़ियाँ हैं वो जल नहीं पाएंगी। धीरे धीरे करके क्या होगा, लकड़ियों का ढेर इकट्ठा होता जाएगा। वैसे ही बॉडी में होता है कि स्लो मेटाबॉलिज्म के केस में फैट जल नहीं पाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, जो हम थोड़ा बहुत खाना भी ले रहे हैं वो फैट के रूप में इकट्ठा होता जाएगा और वेट बढ़ने लगेगा। इसके बाद में एक और रीज़न है जो ये साबित करता है कि फूड स्किप करने से शुरू शुरू में तो वेट लॉस हो सकता है, लेकिन फाइनली वेट गेन होगा और पहले से भी ज़्यादा होगा। और वो रीज़न है फूड क्रेविंग। क्या होता है कि शुरू-शुरू में जोश में हम फूड स्किप कर लेते हैं और चूँकि हमारे पास फैट सेल्स में और मसल्स में एनर्जी स्टोर रहती है, इसलिए हम फैट सेल्स को बर्न करके और मसल्स को बर्न करके एनर्जी गेन कर लेते हैं। लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है, ये सोर्स जो एनर्जी का है वो कम होने लगता है और हम फूड स्किप कर ही रहे हैं। जिससे क्या होता है, हमारी क्रेविंग ऐसे फूड के प्रति बढ़ती है जो एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, चाहे वो हेल्दी ना हो, जैसे कि फास्ट फूड और शुगर कंटेनिंग फूड। और इस कंडीशन में हम ऐसा फूड लेना शुरू कर देते हैं और कई बार ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं, जिसके कारण दोबारा वेट गेन होता है और पहले से भी ज़्यादा। इसके बाद में जो अगला हेल्थ मिथ है वो ये है कि सिर्फ हाई शुगर इंटेक ही डायबिटीज़ का एकमात्र कारण है। और इस मिथ के पॉपुलर होने के पीछे कई रीजंस हैं। सबसे पहले तो लोग ऐसे सोचते हैं कि शुगर ज़्यादा लेंगी तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा और डायबिटीज़ हो जाएगी। मतलब लोगों को शुगर इंटेक और डायबिटीज़ के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन नज़र आता है। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको देखकर या जिनके बारे में सुनकर ही हमें पता लगता है कि इनमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और अगर हम इनका यूज़ करेंगे तो हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जैसे चॉकलेट या कोल्ड ड्रिंक्स। अवॉइड शुगर, ये फ्रेज कोई भी पर्सन आसानी से बोल सकता है और समझ सकता है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, उसको साइंस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं हो तब भी। लेकिन जेनेटिक्स, ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सभी रीजंस भी डायबिटीज़ के लिए होते हैं, लेकिन इनको सिर्फ वही पर्सन अच्छे से समझ सकता है जिसको साइंस की नॉलेज हो। जितने भी पुराने एडवर्टाइजमेंट हैं उनमें यही दिखाया जाता था कि शुगर लेने से डायबिटीज़ होती है। ज़्यादा मिठाई खाने के बाद में लोगों को अक्सर टायर्ड देखा गया है, जो कि डायबिटीज़ का सिम्टम है। अभी तक हमने मिथ के बारे में बात की, अब हमें सच्चाई जानना है। और सच्चाई ये है कि शुगर अकेले डायबिटीज़ कॉज़ नहीं करती, लेकिन हाई शुगर इंटेक इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज़ कर सकता है। अब हमें देखना है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। इंसुलिन का काम है शुगर को ब्लड से सेल्स की ओर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ट्रांसफ़र करना। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं देती। मतलब शुगर ब्लड में इकट्ठी होती जाती है, सेल्स में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है और अल्टीमेटली डायबिटीज़ हो जाती है। इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे एक डिलीवरी बॉय घर पर पार्सल लेकर आता है। पहली बार डोर ओपन हो जाता है और पार्सल की डिलीवरी हो जाती है। फिर बार-बार डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर आता है तो घर के लोग परेशान हो जाते हैं, गेट ओपन नहीं करते हैं और डिलीवरी बॉय जो भी पार्सल है, वो बाहर इकट्ठा करता जाता है। जैसे कि डायबिटीज़ के केस में ब्लड में शुगर इकट्ठी हो जाती है। अगला हेल्थ मिथ है कि हर किसी को डेली 8 ग्लास वाटर इंटेक की ज़रूरत होती है। और ये मिथ इतना ज़्यादा क्यों पॉपुलर है, इसके कई रीजंस हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। पहला रीज़न है ईज़ी टू रिमेंबर रूल। लोगों को हेल्थ से रिलेटेड क्लियर और सीधी-सीधी सलाह अच्छी लगती है। डेली 8 ग्लास वाटर लेना है। ये फ्रेज़ सिंपल है, सीधा-सीधा है, इसमें कोई किसी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है।
दूसरा रीजन है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। 1940 में यूएस फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ने सजेस्ट किया था कि एक सामान्य एडल्ट को डेली 8 ग्लासेस फ्रूट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें वाटर के साथ साथ दूसरे सोर्सेज से मिलने वाले फ्रूट जैसे मिल्क, टी या कॉफी को भी इंक्लूड करके 8 ग्लासेस वाटर पर डे की बात की गई। धीरे धीरे लोग इस दूसरे पार्ट को भूल गए और उन्होंने सिर्फ 8 ग्लासेस ऑफ वाटर को याद रखा। मीडिया ने भी इस बात को प्रमोट किया कि 8 ग्लास वाटर पर डे लेने से स्किन ग्लो करती है, वेट लॉस हो जाता है और बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। मतलब बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं, मतलब जहरीले पदार्थ हैं, वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अभी तक हमने मिथ के बारे में देखा, अब हमें रियलिटी देखना है और रियलिटी ये है कि वाटर की ज़रूरत फिक्स नहीं होती है, इसका कोई बंधा हुआ रूल नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जैसे ऐसे लोग जो हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, एथलीट्स हैं या ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, उनको पानी की ज़रूरत एक दिन में 8 ग्लास से भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इन लोगों का जो वाटर लॉस है वो स्वेटिंग के कारण बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अपोजिट कुछ लोगों को वाटर की ज़रूरत एक दिन में 8 ग्लास से कम भी हो सकती है। ऐसे लोगों को जो या तो फिजिकल वर्क बहुत कम करते हैं या जो ऑलरेडी वाटर रिच फूड ले रहे हैं, जैसे वाटरमेलन मतलब तरबूज, क्योंकि इनका वाटर लॉस भी कम हो रहा है और ऑलरेडी ये ऐसा फूड ले रहे हैं जिसमें पहले से ही वाटर प्रेजेंट है। अब मैं आपको 2 ऐसे सिंपल तरीके बताऊंगी जिनके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको और ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है या आप ऑलरेडी सफिशिएंट वाटर ले रहे हैं। पहला तरीका है थर्स्ट, मतलब प्यास। अगर हमें प्यास लगी है तो सीधी सीधी बात है कि हमें पानी की ज़रूरत है, और प्यास नहीं लगी है मतलब पानी की ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका है यूरिन कलर। अगर यूरिन का कलर लाइट येलो है मतलब हम सफिशिएंट मात्रा में पानी ले रहे हैं, और अगर यूरिन का कलर डार्क येलो है मतलब हम सफिशिएंट मात्रा में पानी नहीं ले रहे हैं। अगला हेल्थ मिथ है कि विंटर सीजन में ही कोल्ड होता है, मतलब जुकाम होता है, और इसके पीछे रीज़न ये है कि चूंकि जुकाम को भी इंग्लिश में कोल्ड कहा जाता है और विंटर को भी कोल्ड वेदर कहा जाता है, इसलिए लोग दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर देते हैं कि अगर मौसम कोल्ड है, ठंडा है, तो जुकाम हो जाएगा, मतलब कोल्ड हो जाएगा। और बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बाहर ठंड है, बाहर नहीं जाओ नहीं तो ठंड लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा। जबकि जुकाम के पीछे जो असली रीज़न होता है वो वायरस होता है। विंटर सीजन जो होता है वो कोल्ड का रीज़न नहीं है, फिर भी विंटर में कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे लगता है कि कोल्ड हो गया है या जुकाम हो गया है। उसका कारण ये है कि विंटर में चूंकि कोल्ड और ड्राई एयर रहती है, तो उसके कारण जो हमारी नाक है वो सूखने लगती है। तो उसको फिर से मॉइस्ट करने के लिए, नम करने के लिए क्या होता है कि म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है। म्यूकस मतलब एक तरह से चिपचिपा पदार्थ, और जिसके कारण नोज रनिंग होने लगती है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कि नाक बहने लगती है। अब हम इस चीज़ के पीछे का रीज़न जानेंगे कि विंटर में ही वायरस क्यों फैलता है। उसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर विंटर में लोग खिड़की दरवाजे बंद करके रखते हैं, जिससे फ्रेश एयर अंदर नहीं आ पाती है, सर्कुलेट नहीं हो पाती है। इसलिए अगर एक पर्सन को कोल्ड इन्फेक्शन है तो उसका जो वायरस है वो बाहर नहीं जा पाता है, रूम में ही रह जाता है, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता रहता है, फैलता रहता है। इसके अलावा फैमिली या जॉब में, ऑफिस में ज़्यादातर क्राउडिंग रहती है, लोग एक दूसरे के पास पास ज़्यादातर बैठते हैं। इस कारण भी क्या होता है कि वायरस इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाता है। इसके बाद में अगला हेल्थ मिथ है नेचुरल मतलब नो साइड इफेक्ट्स। कुछ रीजंस हैं जिनके कारण ये मिथ पॉपुलर हुआ है, जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला रीजन है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि किसी भी चीज़ का सोर्स अगर प्लांट या हर्ब मतलब जड़ी बूटी है तो वे सेफ ही होंगी। जैसे हम डेली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं और वो जनरली सेफ ही होते हैं। नेक्स्ट रीज़न है ज़्यादातर मेडिसिन में केमिकल्स होते हैं और इनके लेबल पर मेडिसिन सेफ्टी से रिलेटेड वार्निंग होती है, इसलिए इन्हें अनसेफ माना जाता है। जबकि जो प्लांट से मिलने वाली मेडिसिन होती हैं उनमें ज़्यादातर इस तरह की कोई वार्निंग नहीं होती है, इसलिए उनको सेफ माना जाता है। हर्ब्स और नेचुरल रेमेडीज़ का यूज़ सदियों से आयुर्वेद में होता रहा है, इसलिए लोगों को ये सेफ लगते हैं। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि हर्बल प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट में 100% नेचुरल, हर्बल और ऑर्गेनिक जैसे वर्ड्स का यूज़ प्रोडक्ट को ज़्यादा सेफ और हेल्दी शो करने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर लोगों को एलोपैथिक मेडिसिन्स जिनमें केमिकल्स होते हैं उनका यूज़ करने पर साइड इफ़ेक्ट्स जैसे ड्रोजीनेस मतलब नींद जैसा लगना, नोसिया मतलब वोमिटिंग की इच्छा होना, वोमिटिंग होना या एलर्जी होना, इन सब का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्हें लगता है कि नेचुरल प्रोडक्ट्स हमेशा बेटर ही होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि नेचुरल रेमेडीज़ मतलब उपचार में भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम एलोवेरा का एक्सेसिव यूज़ करें, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करें, तो डायरिया हो सकता है। ग्रीन टी का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करें तो लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। टर्मरिक मतलब हल्दी का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करें तो किडनी में स्टोन हो सकता है या स्टमक प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। वीडियो के एंड में मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहूँगी कि किसी भी बात को सुनकर बिना सोचे समझे उस पर विश्वास नहीं करें। साइंस पर विश्वास करें, क्वेश्चन करें,
सर्च करें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अभी तक आप कौन-कौन से ऐसे हेल्थ मिथ्स हैं जिनको सच मानते आए हैं और आज मेरे इस वीडियो से वो मिथ दूर हुआ है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।